सुप्रभात बच्चों आज हम आरोह में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए 2 लेख श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज ये पढ़ेंगे। तो पहले हम बाबा साहब के बारे में थोड़ा परिचय जान लेते हैं। जन्म 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट प्रथम प्रकाशन कृति। द अनटचेबल्स, हु आर द शूद्रास, बुद्धा एंड हिज धम्मा। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द एबोलिशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, The rise and fall of the Hindu women, annihilation of caste। बच्चों ये जो annihilation of caste है 1936 इसी में से हमारे ये पाठ्यक्रम में जो लेख दिया हुआ है ये इसी पुस्तक में से आया है इनकी। लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बुद्धिज़्म एंड कम्युनिज़्म इनके पुस्तकें और भाषण। मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता ये पत्रिकाएं। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब आम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। निधन दिसंबर 1956 दिल्ली में। अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक सीमित है, तब जिस सुविधा को लेकर आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेषाधिकार कहना उचित है। यहाँ प्रस्तुत पाठ अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 के ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर हैं। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्ण सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया और ये पढ़ा न जा सका। बाद में अंबेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुई। उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता व बंधुता ये 3 तत्व आदर्श समाज में अनिवार्यतः होने चाहिए, जिससे लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुँचे। यहाँ प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण है। आज के जाति मजहब आधारित विषाक्त सामाजिक राजनीतिक माहौल में इनकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। बच्चों इस पाठ के बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे उनका संविधान निर्माण में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहते हैं। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी और उन्होंने हमेशा मानव मुक्ति और जन कल्याण के लिए काम किया। उस समय दलितों और औरतों के मानवाधिकारों के लिए उन्होंने निरंतर संघर्ष किया और समाज में इनको समान रूप से जीने के अधिकार दिलाने की ही बातें करते रहे। उस समय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये अध्यक्षीय भाषण लिखा था, जिसको वो लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में बोलना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों को ये लगा कि ये भाषण देना अनुचित होगा क्योंकि ये काफ़ी क्रांतिकारी है। क्रांतिकारी इस संदर्भ में क्योंकि यहाँ पर वो अछूतों के लिए बात कर रहे थे। वो दलित जातियाँ जिनको समाज में समान रूप से जीने का अधिकार भी कोई नहीं देना चाहता था, ये उनके हक की बात कर रहे थे और कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब छोटे थे तो उनसे उनके अध्यापक ने पूछा था कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो। तो उस छोटे से बच्चे ने ये जवाब दिया था कि मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को ख़त्म करूंगा। और वास्तव में उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे कार्य भी किया। जमकर पढ़ाई की, व्यापक चिंतन मनन किया और
संविधान में सच में वो प्रावधान लेकर आए जिसकी वजह से बाकी जिन लोगों को, जिनको समाज में बिल्कुल ही अछूत बना के रखा गया था, जिनके बारे में कोई सोचना भी नहीं चाहता था, ऐसे लोगों को समाज में समान अधिकार दिलाए। उन्होंने सामाजिक दासता की बात भी की और उन्होंने सामाजिक दासता से मुक्ति की बात भी की। अब ये हमारा जो पहला लेख दिया हुआ है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि बहुत हैरानी की बात है कि आज भी समाज में जाति प्रथा को मानने वाले या जाति प्रथा का पोषण करने वाले लोगों की कमी नहीं है। देखिए, यहाँ से हमारा पाठ शुरू हो रहा है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, क्योंकि ये लेख 1936 के आसपास का है, तो ये तब की बात चल रही है। वो कहते हैं कि कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन किया जाना आवश्यक समझा जाता है, लेकिन जातियों के आधार पर अगर श्रम विभाजन किया जाता है तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है, अस्वाभाविक है और दोषपूर्ण है। वो कहते हैं कि कोई भी सभ्य समाज श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि हमारे भारतीय समाज में 4 वर्णों की स्थापना की गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये स्थापना इसलिए की गई थी ताकि सारे सामाजिक कार्य कुशलता के साथ संपन्न हो सके, लेकिन कालांतर में ये दोषपूर्ण होती गई और बाकी 3 जातियां अपने आप को उच्च जाति मानने लगी और शूद्रों को निम्न जाति करार दे दिया गया। वो केवल समाज के इन 3 वर्गों की सेवा करने के निमित्त मात्र रह गए। उनसे सारे सफाई के और मैल ढोने के काम करवाए जाते और उसके बावजूद उनको समानता का हक नहीं दिया जाता था। उनके बच्चे पाठशाला में सबके बराबर नहीं बैठ सकते थे। उनके हाथ की चीज़ें छुई हुई कोई दूसरा नहीं छूता था। उनकी बस्तियों में सामान्य वर्ग के लोग नहीं जाते थे और इन शूद्रों को भी ये हक नहीं था कि वो ऊंची जाति वालों के घर में प्रवेश पा सके। तो यहाँ पर वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर हम भारतीय समाज में जाति के आधार पर लोगों का व्यवसाय निर्धारित हो जाता है। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि स्थितियाँ इतनी बुरी हैं कि जब माँ के गर्भ में बच्चा आता है तभी से ये निश्चित हो जाता है कि ये बच्चा क्या करेगा, यानी जो उसका पैतृक व्यवसाय है वही वो बच्चा भी करेगा। इसमें ये बिल्कुल भी नहीं समझा जाता कि उसको क्या उसकी अपनी क्षमता इस काम को करने की है या उसको कैसा प्रशिक्षण मिलेगा। ये माता पिता के सामाजिक स्तर के हिसाब से ही उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यानी अगर ब्राह्मण का बच्चा है तो ये मान लिया जाता है कि वो कुशाग्र बुद्धि ही होगा और वो पढ़ने और पढ़ाने का काम ही करेगा। यदि क्षत्रिय का बच्चा है तो भले ही वो कितना ही कायर और डरपोक क्यों ना हो, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि वो केवल वीरता से जुड़े हुए कार्य ही करेगा। इसी तरह से वैश्य है तो भले उस बच्चे की व्यापार में रुचि हो ना हो, पर वो अपने पिता के व्यवसाय को आगे चलाएगा। और यदि कोई शूद्र का बच्चा है तो चाहे उसकी योग्यता कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो, उसको केवल साफ सफाई के काम ही दिए जाएंगे। तो वो ये कहते हैं कि ये बहुत ही दोषपूर्ण व्यवस्था है। ये मनुष्य को जीवन भर एक पेशे में बांध देती है और भले ही पेशा उस बच्चे के लिए कितना ही अनुपयुक्त क्यों ना हो, भले ही उसके भूखों मरने की नौबत क्यों ना आ जाए। वो कहते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि काम को बड़ा और छोटा करके करार दे दिया जाता है। यानी ये जो काम कुछ निश्चित काम होते हैं, जैसे मोची का काम करना, सफाई का काम करना, माली का काम करना, इनको नीचा काम का करार दे दिया गया है। कपड़े का व्यवसाय करना, सोने का काम करना, इस तरह के कामों को ऊंचे काम करार दे दिया गया है। यानी अपने आप ही कामों को भी ऊंचा और नीचा बना दिया गया है, जातियों को भी ऊंचा और नीचा बना दिया गया है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर वो इंसान अपने पैतृक व्यवसाय को करने में निपुण है तब तो वो ठीक से कर पाता है। अगर उसमें कोई रुचि ही नहीं है तो उसके भूखे मरने की भी नौबत आ जाती है या वो छिपी हुई बेरोजगारी का शिकार हो जाता है। लेकिन उस व्यक्ति को ये इजाज़त नहीं होती कि वो अपनी पसंद का दूसरा काम कर सके। बच्चों, हमने क्लास 11th में गलता लोहा कहानी पढ़ी थी,
जिसमें जो मोहन नाम का पात्र था उसके पिता ब्राह्मण थे और मोहन पढ़ने में बहुत अच्छा था, कुशाग्र बुद्धि था। उसके पिता ने उसको पढ़ने के लिए अपने जात बिरादरी वाले रमेश के साथ लखनऊ भेज दिया था। लखनऊ में जाने के बाद रमेश ने उस बच्चे से घर के नौकर की तरह काम लिया। यानी वो लाया तो ये कहकर था कि मैं इसको लखनऊ में अच्छे स्कूल में पढ़ाई करवाऊंगा, लेकिन वास्तव में अपने घर की सुविधाओं के लिए उसको इस्तेमाल किया गया। और फिर उसकी आधी अधूरी सी पढ़ाई कराकर जब वो वापस गांव में आया तो ना तो वो ठीक तरह से पढ़ा लिखा था। अब उसके पिता चाहते थे कि वो जो उनके पिता का काम है यानी पुरोहित का काम ही कर ले, लोगों के घरों में जाकर कथा इत्यादि कर दिया करे, हवन कर दिया करे। लेकिन मोहन का इन सब कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई रुचि ही नहीं थी। और फिर अंत में हमने देखा था कि मोहन अपने दोस्त धनराम के ऑफर में जाकर काम करने लगता है। धनराम जो कि एक लोहार था और ब्राह्मण जाति के लोग उस टोले की तरफ जाते भी नहीं थे, अगर जाना भी पड़ जाए तो सिर्फ बाहर से खड़े होकर ही बात करते थे। यानी कि मोहन ने जो जातिगत बंधन थे उनको तोड़ते हुए अपनी रुचि के हिसाब से अपने व्यवसाय का चयन किया था। तो गलता लोहा इसीलिए शीर्षक रखा गया था। अब यहाँ पर वो यही बात कर रहे हैं कि हमारे समाज में बच्चे के ऊपर ये बिना बात का एक दबाव डाला जाता है कि आप इस जाति के हो तो आपको यही व्यवसाय अपनाना है, भले ही उस बच्चे के उस व्यवसाय में कोई किसी तरह का कोई रुचि ना हो। तो यहाँ पर इसके इन सारी समस्याओं को बताकर फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका सॉल्यूशन, इसका समाधान भी बता रहे हैं। वो कहते हैं कि हर बच्चे को अपनी रुचि और अपनी योग्यता के अनुसार अपने व्यवसाय को चयन करने का हक होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो टालू काम करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। यानी जिस काम में हमारी जब रुचि ही नहीं है, जब हम अरुचि के साथ काम करते हैं तो वो हमारी मजबूरी होता है। तो हम क्या करते हैं कि उस काम को बस या तो टालते रहते हैं और अगर करना भी पड़े तो बेमन से करते हैं, जिससे उसमें ना तो हमारा दिल लगता है, ना दिमाग लगता है, ना ही कोई कुशलता आती है। और अगर हमारी पसंद का जो काम होता है, हम जिस काम को वाकई में करना चाहते हैं, अगर हमें वही काम करने को दिया जाता है तो हमारे पास उस काम को बेहतर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, नए नए आइडिया होते हैं। हम उसको अपने मन से करते हैं, अपनी पूरी शक्ति उस काम में लगा देते हैं और उस काम को करते हुए हम अपने व्यक्तित्व का विकास तो करते ही करते हैं और अपने समाज और अपने राष्ट्र के लिए भी हम उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो इस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अंततः ये कहना है कि हमें जातियों के आधार पर अपने व्यवसाय का चयन नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चे को ये स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो अपनी रुचि और अपनी योग्यता के अनुसार अपने व्यवसाय का स्वयं निर्धारण कर सके। अगला हमारा लेख है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। देखिए, अब इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि अभी तक आपने जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों के बारे में सुना। चलिए अब हम इसके रचनात्मक पहलू की ओर जाते हैं और हम ये देखते हैं कि एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। यानी अब तक तो मैंने इस समाज की बुराइयों की ओर संकेत किया कि हमारे समाज में जो जाति प्रथा है वो एक बहुत बड़ी बुराई है। अब वो कहते हैं कि आदर्श समाज के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तो वो 3 गुणों की बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक आदर्श समाज में मैं 3 गुण आवश्यक मानता हूँ और वो 3 गुण हैं समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। वो कहते हैं कि किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके और समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। अब वो कहते हैं कि क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत को जब आज़ादी मिलेगी तो हम एक लोकतंत्र के रूप में स्थापित होंगे। तो वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से जब सारे समाज में सब लोग समान होंगे, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न भाषा के आधार पर, न ही लिंग के आधार पर किसी को ऊंचा नीचा करार दिया जाएगा। क्योंकि बच्चों, ये वो समय था जब जातिगत आधार पर ऊंच और नीच थी बहुत ज़्यादा। लैंगिक आधार पर यानी पुरुष है तो समाज में उसका स्थान ऊंचा होगा और औरत है तो समाज में स्थान नीचे हो जाता है। तो उन्होंने कहा था कि सबको जीने के समान अधिकार होने चाहिए,
सबको समानता समाज का पहला स्तंभ बनेगी। उसी तरह से वो दूसरा जो उनका तत्व है स्वतंत्रता, वो कहते हैं कि स्वतंत्रता में मैं सोचता हूँ कि संपत्ति का अधिकार, जीविका और उपार्जन का अधिकार, अपने शरीर को स्वस्थ रखने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब ऐसी आज़ादी है जो हर इंसान को मिलनी चाहिए। और ये वो समय था जब भारत आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। तो उन्होंने कहा था कि जब तक हमारा समाज, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं होगा तो वो उन्नति कैसे कर पाएगा, तरक्की कैसे कर पाएगा। एक सभ्य समाज के लिए उसकी स्वतंत्रता, उसके नागरिकों की आज़ादी सबसे बड़ी बात होती है। तीसरी बात उन्होंने कही भाईचारे की। उन्होंने कहा कि देश के अंदर भाईचारा होना चाहिए। यहाँ पर ये जो भाईचारा शब्द है, इसके अंदर समस्त देश की जनता आती है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को, किसी भी लिंग के व्यक्ति को नीचा दिखाने का प्रयास ना करें, आपस में सद्भाव और सहयोग की भावना का विकास करें और सब एक दूसरे को धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, रंग के आधार पर नीचा ना दिखाकर बल्कि एक दूसरे का आदर के साथ बात करें, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा रखें, जिससे कि हमारे मन में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना उत्पन्न हो। तो वो ये 3 तत्व बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर वो दास्ता के बारे में भी बात करते हुए हमें दिखाई देते हैं। ये देखिए इस पंक्ति में अंबेडकर कह रहे हैं कि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। अब इस बात को समझ लेते हैं हम कि वो क्या बात कर रहे हैं। देखिए अंबेडकर जी ने कहा कि एक दास्ता तो होती है कानूनी गुलामी, कि किसी को कानून के तहत गिरफ्तार कर दिया गया, उसको जेल में बंद कर दिया गया। अब उसको कुछ भी कार्य करना है तो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता, क्योंकि वो कानून का गुलाम हो गया है, तो उसकी अनुमति से ही वो कुछ भी काम कर सकता है। दूसरा उन्होंने कहा है कि सामाजिक दास्ता। सामाजिक दास्ता क्या होती है कि समाज के कुछ एक लोगों ने बाकी सारे समाज के लिए कर्तव्यों का कर्तव्यों का निर्धारण कर दिया कि आपको ऐसा व्यवहार करना है, आपको इस तरह से रहना है, आपके ये कर्तव्य हैं, और ये निर्धारित कर दिए। और उन लोगों को बार बार ये निर्देश दिए जाते हैं कि तुम्हें ऐसे ही व्यवहार करना है। तो ये होती है सामाजिक दास्ता, जिसको हम मानसिक गुलामी भी कह देते हैं। दिखने में तो वो व्यक्ति आज़ाद होता है, आज़ादी के साथ घूम रहा होता है, लेकिन वो मानसिक रूप से दूसरे का गुलाम बन जाता है। जैसा वो कहता है उसको वैसे ही उसके आदेशों को मानना होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है जाति प्रथा में भी यही कुछ हुआ कि समाज के एक वर्ग ने ही ये निर्धारित कर लिया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य उच्च जातियां हैं और इनमें भी ब्राह्मण उच्चतम है। उसके बाद फिर उन्होंने ये भी निर्धारित कर दिया कि जो शूद्र हैं वो निम्न जाति हैं, खुद ही निर्धारित कर दिया। और बार बार उनको ये बताया गया कि आपको इस तरह का आचरण करना है, ये आपके कर्तव्य हैं और इस तरह से आपको समाज में रहना है। और जब उनके द्वारा किसी ने ये विरोध किया तो उनको दंडित किया गया। और बिल्कुल यही स्थिति औरतों के साथ भी लागू की गई। समाज में शुरू से ही औरतों को पीछे रखने का प्रयास किया गया, उनके लिए कर्तव्य निर्धारित किए गए और उनके व्यवहार को बार बार लज्जा के नाम पर, मर्यादा के नाम पर बांधने की कोशिश की गई। और त्याग के नाम पर बार बार औरत को कहा गया कि तुम त्याग की देवी हो। ये इसलिए नहीं कहा गया कि वो सच में त्याग की देवी है, इसलिए ताकि उससे और त्याग करवाया जा सके। तो इन बातों के माध्यम से बार बार उसके व्यवहार को नियंत्रित किया गया। फिर आगे चलकर डॉक्टर अंबेडकर जब समानता की बात करते हैं तो फिर वो ये भी कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि हर मनुष्य को समानता दी जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये भी एक निर्विवाद सच है कि सारे मनुष्य एक समान नहीं होते। 3 कारक होते हैं जिसकी वजह से एक मनुष्य दूसरे से भिन्न हो जाता है। और वो 3 कारक देखिए, नंबर 1 शारीरिक वंश परंपरा, नंबर 2 सामाजिक उत्तराधिकार और नंबर 3 मनुष्य के अपने प्रयत्न। उन्होंने कहा कि शारीरिक वंश परंपरा यानी एक व्यक्ति है जो बिल्कुल पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से सुदृढ़ है, स्वस्थ है, शक्तिशाली है, लेकिन उसकी बजाय एक दूसरा व्यक्ति है जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, या हो सकता है वो किसी तनाव में रहता है, या हो सकता है कि वो शारीरिक रूप से कोई चुनौती झेल रहा हो, या हो सकता है जन्म से उसकी आंखें नहीं है या उसका कोई अंग ठीक तरह से काम नहीं कर रहा,
तो यहाँ पर उन दोनों व्यक्तियों के विकास करने की जो अवसर हैं वो बदल जाते हैं, क्योंकि एक पूरी तरह से स्वस्थ है, एक किसी न किसी चुनौती का सामना कर रहा है। दूसरा कारक है सामाजिक उत्तराधिकार, यानी वो सामाजिक दृष्टि से उसका परिवार कैसा है। यहाँ पर कोई हो सकता है बहुत ही निर्धन परिवार से आए, जहाँ एक वक्त का खाना भी किसी को नसीब नहीं होता, और हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति बहुत सामाजिक रूप से संपन्न परिवार से संबंध रखता है, जिनके घर में नौकर चाकर भी हैं। तो यहाँ पर दोनों के ही व्यक्तित्व के विकास में हमेशा अंतर रहेगा। एक बच्चा जिसको अपने खाने के लिए भी संघर्ष करना है और अपनी पढ़ाई के लिए भी संघर्ष करना है, दूसरा बच्चा जिसको संघर्ष का मतलब भी नहीं पता और उसको कुछ नहीं करना, उसको सारी चीज़ें सहज रूप से उपलब्ध है। तीसरा है मनुष्य खुद के प्रयास, कि हमने खुद की तरक्की के लिए, खुद की उन्नति के लिए क्या क्या प्रयास किए। ज़रूरी नहीं कि निर्धन परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा हमेशा पिछड़ा ही रहेगा। हो सकता है कि वो अपनी कठिन मेहनत करके बहुत आगे निकल जाए, और ये भी हो सकता है कि एक संपन्न परिवार का बच्चा जिसको हर तरह की साधन सुविधाएं उपलब्ध थे, वो कुछ ज़्यादा जीवन में अच्छा ना कर पाए, या फिर वो उन सुविधाओं के चक्कर में आकर खुद अपने जीवन को खराब कर ले। अब वो कहते हैं कि भले ही ये 3 प्रमुख कारण हैं जिससे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि इनके बारे में विचार न करते हुए समस्त देश की जनता कानून के सामने, न्याय के सामने बराबर होनी चाहिए। समस्त देश की जनता के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। अगर हम व्यक्तियों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके का व्यवहार करते हैं और उनके लिए अलग अलग मापदंड रखते हैं, तो कभी भी आदर्श समाज की स्थापना नहीं हो पाएगी। इसी तरह से फिर वो कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश, हमारी जनता एक आइडियल सोसाइटी बने, एक आदर्श समाज बने, तो हमें समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे तीनों ही बिंदुओं पर ध्यान रखकर अपने समाज का निर्माण करना होगा, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। तो इस तरह से हमारा ये पाठ पूरा हो जाता है। अभी हम लोग इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर का क्या तर्क है। देखिए, भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि हमारे यहाँ पर श्रम विभाजन इसलिए किया गया था ताकि समाज में कार्यकुशलता आ सके, लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे इसको जातिगत आधार पर जब इसको बांट दिया गया, यानी जातियों के आधार पर श्रम का विभाजन किया गया कि तुम इस जाति के हो तो तुम यही व्यवसाय करोगे, या तुम फलां जाति के हो या तुम्हारे पिता फलां काम करते हैं तो तुम्हें वही व्यवसाय अपनाना है, ये दोषपूर्ण स्थिति है। भले ही वो व्यक्ति उसके लिए कितना ही अनुपयुक्त हो, भले ही उस व्यक्ति की बिल्कुल योग्यता ना हो, उसकी रुचि ना हो, फिर भी जब लोगों पर वो व्यवसाय थोप दिया जाता है तो कभी भी उसका अच्छा परिणाम देश और समाज को देखने को नहीं मिलता। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बात कही थी कि हमेशा एक बच्चे की इच्छा पर, उसकी रुचि पर छोड़ देना चाहिए कि वो क्या व्यवसाय चुनना चाहता है। तो उन्होंने कहा था कि ये मनुष्य, उन्होंने इसको अस्वाभाविक किन आधारों पर माना। उन्होंने कहा कि एक तो ये व्यक्ति की रुचि पर निर्धारित नहीं है, यानी ज़बरदस्ती थोपा हुआ है। दूसरा, इसमें उसकी क्षमता की उपेक्षा की जाती है, मतलब उसकी खुद की क्या योग्यता है, क्या वो जाना चाहता है उस व्यवसाय में। ये केवल माता पिता के सामाजिक स्तर को ध्यान में रखती है। और अगला पॉइंट, व्यक्ति के जन्म से पहले ही उसका व्यवसाय निर्धारित हो जाता है, जो बिल्कुल ही अनुचित है। और ये जो जाति प्रथा होती है, ये जीवन भर व्यक्ति को एक ही व्यवसाय से बांध देती है, उसको कुछ बदलाव लाने का मौका ही नहीं देती कि ठीक है, अब पीढ़ियों से वो उसी व्यवसाय से बंधे हुए हैं, भले ही वो ठीक तरह से कमा नहीं पा रहे हैं। और चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, ये जो जातिगत प्रथाएं हैं, ये हमें पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती है। तो इस आधार पर, इन तर्कों के आधार पर उन्होंने कहा था कि नितांत ही अस्वाभाविक और दोषपूर्ण व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है? क्या ये स्थिति आज भी है? देखिए, जाति प्रथा के अनुसार व्यक्ति अपने व्यवसाय का चुनाव अपनी इच्छा, अपनी रुचि और अपनी योग्यता के अनुसार नहीं कर पाता। उसको तो वही काम करना पड़ता है जो उसकी जाति के आधार पर उसको मिल गया है, भले ही वो उस व्यवसाय के लिए कितना ही अनुपयुक्त ना हो, भले ही उसमें वो योग्यता ही ना हो। तो ऐसी स्थिति में
लोगों के भूखा मरने तक की नौबत आ जाती है और वो बेचारे व्यवसाय भी परिवर्तन नहीं कर पाते, इसलिए समाज में छिपी हुई बेरोजगारी का कारण भी वो बन जाते हैं। लेकिन देखिए पहले से स्थितियों में बहुत परिवर्तन आ गया है। सरकार के द्वारा पिछड़े वर्गों और दलितों के लिए सरकारी नौकरियों में आज आरक्षण की सुविधा भी उपलब्ध है। वो अन्य वर्गों की भांति समानता का अधिकार भी पा चुके हैं और अपनी कार्यकुशलता और दक्षता के आधार पर अब वो अपने व्यवसायों का चुनाव भी स्वयं कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? लेखक के अनुसार दास्ता सिर्फ कानूनी पराधीनता ही नहीं है। उन्होंने कहा दास्ता में वो भी स्थितियां सम्मिलित हैं जिसमें कुछ एक लोगों के द्वारा बाकी समाज के लिए व्यवहार और कर्तव्यों का निर्धारण कर दिया जाता है और उन लोगों को उसे मानने के लिए विवश होना पड़ता है। उनको अपनी इच्छा के विरुद्ध व्यवसायों का चयन अपनाना पड़ता है। लेखक के अनुसार जब तक समाज में समानता की स्थापना नहीं हो जाती, हम स्वतंत्र नहीं हो जाते, हम आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना नहीं रखते, तब तक इस तरह की सामाजिक दास्ता से मुक्ति पाना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं? इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं? देखिए यहाँ पर वो कह रहे हैं भले ही शारीरिक तौर पर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है, भले ही सामाजिक उत्तराधिकार यानी समाज में उसका परिवार किस स्थिति में है, कैसा रहता है उसका परिवार, उसके माता पिता कैसे हैं, अपने बच्चे के लिए वो कितना सोच रहे हैं, भले ही इस आधार पर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है, लेकिन वो साथ साथ में ये भी कहते हैं कि चाहे ये कारक उसके पिछले कारक रहे हों, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति को शुरू से ही अपने व्यक्तित्व के विकास करने के लिए समान अवसर और समान व्यवहार मिलना चाहिए, तभी समाज का पूरा सुचारू विकास हो सकता है। इसके लिए उन्होंने कहा कि उत्तम कुल और पारिवारिक ख्याति और पैतृक संपदा, इन चीज़ों पर हमें विचार नहीं करना चाहिए, हमें सभी मनुष्यों को समान लेकर उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सही में डॉक्टर अंबेडकर ने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थिति और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, हम इससे पूरी तरह से सहमत हैं, क्योंकि एक आदर्श समाज की रूपरेखा समाज के दलित और शोषित वर्ग के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कल्याण के द्वारा ही तैयार की जा सकती है। आप समझिए इस प्रश्न को कि क्या वाकई में ये जो जाति प्रथा का उन्मूलन चाहा है, क्या ये वाकई में सही है? हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक हम जातियों के आधार पर एक दूसरे को ऊंचा नीचा बताते रहेंगे, तब तक एक आदर्श समाज की स्थापना ही नहीं होगी। हमारी आदर्श समाज की स्थापना तभी होती है जब हम उस समाज के शोषित वर्ग के कल्याण के लिए भी कुछ काम करें, समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखा जाए, सबको समान रूप से आगे बढ़ने के साधन और अवसर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक भ्रातृता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है या नहीं किया? आप इस शब्द से कहाँ तक सहमत हैं? यदि नहीं तो आप क्या शब्द उचित समझेंगे या समझेंगी? यहाँ पर मेरे हिसाब से, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमेशा अपने ताउम्र दलितों और औरतों के मानवाधिकारों, उनके समाज में उनको समान लाने के लिए, उनके कल्याण के लिए ताउम्र वो काम करते रहे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन्होंने अपने इस शब्द में उनको शामिल ना किया हो, औरतों को शामिल ना किया हो, क्योंकि वो तो ताउम्र उनके कल्याण के लिए ही और उनके समाज में वो कितने पिछड़े हुए हैं, किस तरह से भेदभाव किया जाता है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। तो ये जो शब्द का प्रयोग किया गया है, ये शब्द व्यापक अर्थों में इसका प्रयोग किया गया है, इसको संकीर्ण अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए। इस शब्द के अंदर वो समस्त देश के भाईचारे की बात कर रहे हैं, वो इस भाईचारे, इस भ्रातृता शब्द के अंदर इस देश की समस्त जनता आती है, बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी, महिला भी और पुरुष भी। तो हमारे हिसाब से इसको व्यापक अर्थों में इसको समझा जाना चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ हमारा पूरा हो गया है। इसकी वर्कशीट आपकी गूगल क्लास में डाली गई है, जिसको आप कर लें। धन्यवाद।